तो एक लैंडमार्क वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सब कैटेगराइजेशन इन शेड्यूल कास्ट को अलाउ किया है, मतलब कोटा विद इन कोटा अमंग शेड्यूल कास्ट। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में इस इशू पे कहा था कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट विल वायलेट द राइट टू इक्वालिटी एंड हैड सेड कि एससी लिस्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज सिंगल एंड होमोजेनस। तो फिर उस वर्डिक्ट को ओवरटर्न करने के पीछे क्या रीजन है उसको समझेंगे अपने लीगल रिपोर्टर कनु सारदा से, और इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कनु, पहले ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में एग्जैक्टली क्या कहा जज साहब ने, क्योंकि ये आई थिंक 7 जज बेंच थी और उसमें से 6 and 1 का ये वर्डिक्ट है, एक जज ने डिसेंट किया है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और डिसेंटिंग जज ने क्या कहा? देखिए, मोटे तौर पे अगर समझाना हो तो ये है कि जो अभी तक जो कुछ स्टेट्स जो है वो सब कैटेगराइजेशन करती थी, एसटी एसटी के अंदर भी वो एक कैटेगरी बनाती थी, जहाँ पे जो पिछड़े लोग होते हैं उनकी कैटेगरी अलग से बनाई गई थी। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता था। पंजाब में 2 अलग अलग कैटेगरीज होती थी, वो लोग भी एक पार्टी थे इस केस में। आंध्रा में भी ऐसा ही होता था। तो स्टेट्स के पास पावर है कि नहीं है, कोर्ट बेसिकली उस पावर को डिसाइड कर रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या पावर देता है और क्या नहीं। तो कोर्ट ने आज ये माना कि जो 2004 की जजमेंट थी वो सही नहीं थी, उसको ओवर रूल करते हुए उन्होंने ये कहा जो सब कैटेगराइजेशन है वो स्टेट्स के पास पावर है, स्टेट्स ऐसा सब कैटेगराइजेशन कर सकती है अपने यहाँ का डेटा देख के। मतलब डेटा से यहाँ पे समझाना होगा कि एससी और एसटी को उतना सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी चीजें मिल रही हैं, क्योंकि उनको हम पिछड़ा वर्ग मानते हैं। तो पिछड़े वर्ग को एक नॉर्मल वर्ग के साथ उनको सुविधाएं मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको मेडिकल की सुविधाएं मिले, उनको नौकरियों में रिजर्वेशन मिले। इस तरह से वो डेटा जो है देख करके ऐसा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट जो है वो 6:1 है। मतलब एक जज ने बोला कि बहुत तरह से वो अग्री नहीं करती कि 2000 जब रेफरेंस केस को बड़ी बेंच को सुनने के लिए दिया गया वो कितना सही था और कितना नहीं सही था। वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्होंने बोला कि वो सहमत नहीं है इस बात पे। पर मेजॉरिटी जजमेंट जो है वो इसी फेवर में है कि स्टेट्स के पास पूरा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 341 के तहत उनको पूरे राइट्स देता है। इसीलिए जो है स्टेट्स के पास राइट है और सब कैटेगराइजेशन अगर स्टेट्स अपने बेसिस पे चाहें वो दे सकती हैं। यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि कुछ जजेस ने इस बात पे जोर दिया है कि स्टेट्स जो है वो इस बात का भी ध्यान रखें कि जो सब कैटेगराइजेशन हो ऐसी हो कि किसी एक जाति को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिले और उस सब कैटेगराइजेशन वाली क्लास को कहीं ज्यादा कम अधिकार मिले और कहीं ज्यादा अधिकार मिले। तो कोर्ट ने बहुत विस्तृत तरीके से समझाया। 2 जजेस हैं जहां पे इन्होंने बहुत डिटेल में इसको बताया। वो जस्टिस BR गवाई है जो खुद एक SC ST क्लास से आते हैं। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि आप जो है इसको ऐसे बताइए, ऐसे लागू कीजिए कि ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब क्लास विद इन क्लास तो अलाउ किया, पर ऐसा देखिए, ऐसा डेटा लेके आइए और ऐसी चीजें देखिए कि किसी के अधिकारों का हनन ना हो, कोई भी क्लास जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। वहीं पे जस्टिस पंकज मित्तल उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने ये बात बोली कि अगर किसी फैमिली में से एक को रिजर्वेशन का लाभ मिल गया और वो एक उच्च पद पे पहुंच जाता है और वो जनरल कैटेगरी के बराबर में वो आ जाता है, तो ये इंश्योर करना चाहिए सरकार को कि जो उसकी सेकंड जनरेशन है उसको ये लाभ ना मिले। ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ये जजमेंट उन्होंने रखा है अपना। इसी बात को अग्री करते हुए जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा उन्होंने भी यही बात को बोला कि जो सब कैटेगराइजेशन हो स्टेट्स के पास, जो अधिकार आज हम दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक एम्पेरिकल डाटा, मतलब पूरे डेटा के बेसिस पे ही हो। ऐसा ना हो कि आंख बंद करके स्टेट्स जो है अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को हासिल करने के लिए इसको करती रहें। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली कोर्ट की तरफ से है कि हम ये अलाउ कर रहे हैं, पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसका नाजायज फायदा ना उठाए। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है कि आप फर्स्ट जनरेशन को रिजर्वेशन दीजिए और सेकंड जनरेशन को नहीं दीजिए, ये बहुत सारी चीजों पे आज लागू होता है। आज हम देख सकते हैं ऐसे कई लोग हैं जो SC ST होने के बावजूद, OBC कैटेगरी होने के बावजूद वो बहुत ऊंचे स्थानों पे हैं, पर वही रिजर्वेशन उनकी फैमिली में कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो ये जो आज का जजमेंट है वो थोड़ा
इसके फेवर में आर्गुमेंट क्या था, क्योंकि 2004 में जैसा जज ने कहा था कि सब जो शेड्यूल कास्ट है उसको होमोजेनस ग्रुप समझ के लिया जाए, और अब चूंकि इसकी सब कैटेगराइजेशन करने की बात है, तो ये इस केस को दोबारा से रिकंसिडर करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्या आर्गुमेंट था इसके अगेंस्ट? स्टेट्स ये एक्चुअली ये पॉलिटिकल मसला ज्यादा है, ये लीगल मसला थोड़ा कम है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसके पास अधिकार हो, ज्यादा से ज्यादा अधिकार हो, वो पिछड़ी जातियों को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण दे ताकि वो लोग उनका मेजर वोट बैंक बने। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी, इसीलिए ये जो मामला है वो 2004 से 2010, 2006, 2020 ये लगातार आता रहा, और कोर्ट ने यही बोला कि 2020 में भी जब ये रेफरेंस हुआ ये मामला कि इसको 5 जजेस से जाके 7 जजेस में जाना चाहिए, क्योंकि एक रूलिंग को जो है जस्ट स्टक डाउन करना था, ये ईवी चनाया की जिसमें बात हम कर रहे हैं। तो सारी स्टेट्स का और सेंटर तक का इस पूरे केस में जब सुनवाई चली, हालांकि बहुत लंबी सुनवाई नहीं चली थी, 3 ही दिन की सुनवाई हुई थी, पर उन 3 दिनों में सेंटर और स्टेट्स का एक ही व्यू था कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। मतलब क्लियर पॉलिटिकल मोटिव जो था वो था, सेंटर भी इसी फेवर में था। सेंटर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्ग्यूमेंट किया और ये बताया कि सब कैटेगराइजेशन क्यों जरूरी है, क्यों हमें पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है और क्या है। तब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक कमेंट आया था कि सब कैटेगराइजेशन तो होना चाहिए, पर उसके साथ हमें कुछ राइडर्स भी लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज जो है बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो यही जो आज राइडर्स जो है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि एक जनरेशन को मिलना चाहिए, दूसरी जनरेशन को नहीं मिलना चाहिए, प्रॉपर डेटा होना चाहिए जिसके बेसिस पे ये सब कैटेगराइजेशन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये सारी चीजें। इसीलिए जो है ये पॉलिटिकल मोटिव ज्यादा है, स्टेट्स को ज्यादा कंसर्न इससे था। जो स्टेट्स इलेक्शन में जारी होती है वो ऐसे सब कैटेगराइजेशन। एक चीज बताइए कि ये जो वर्डिक्ट है वो ऐसे क्लाइमेट में है जब बहुत ज्यादा हम कास्ट सेंसस की बातें सुन रहे हैं, पार्लियामेंट में भी इस चीज की डिमांड हो रही है। ऐसे में ये वर्डिक्ट का कॉन्सिक्वेंस कितना होगा, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, उसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए। क्योंकि पहले था कि अब प्रेसिडेंट ही डिसाइड करती थी कि कौन से कास्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट होगा। अब हर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से कर सकेगी, तो उसमें भी ये प्रेसिडेंट के पास नोटिफिकेशन के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, प्रोसेस को थोड़ा समझाइए। और इसके जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है उस बीच में जो वर्डिक्ट आया है, हाउ डू यू सी दैट? देखिए पॉलिटिकल ही है ये वर्डिक्ट, ये मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि स्टेट्स को पूरी पावर दे दी गई है। मतलब स्टेट्स के पास पावर पहले भी थी, आज उस पावर को सिर्फ रीट्रेट किया गया है, बताया गया है कि हाँ स्टेट्स जो है वो गलत नहीं कर रही हैं, क्योंकि एक रूलिंग जो है उनके बीच में आ रही थी कि स्टेट्स के पास पावर नहीं थी। स्टेट्स के पास पूरी पावर थी। मैंने आपको बताया पंजाब और आंध्रा में ये ऑलरेडी चल रहा है सब कैटेगराइजेशन, वहां पे दिया जाता है। वहां पे पंजाब में वाल्मीकि समाज और मजहबी समाज जो है उसको ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। इसीलिए पंजाब सरकार ने यहाँ आके सुप्रीम कोर्ट में बहुत जोरदार आर्ग्यूमेंट किया था, वो ये कहते हुए कि क्यों बैकवर्ड क्लास को ऊपर उठाने की जरूरत है और क्या सब नहीं करने की जरूरत है। हाँ प्रेसिडेंट के पास उनको अभी भी जाना होगा, पर क्या है कि ये अब एक कोर्ट से एक सब्जेक्ट हो गया है। अब हर स्टेट जो है वो ये बोलेगी ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर का इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो जो है वो प्रेसिडेंट जो है फिर वो जैसे सब रबर स्टैंप की तरह सिर्फ अपनी मोहर लगाने वाला वैसा ही काम करेंगे। प्रेसिडेंट जो है अब उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि वही बात है कि जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की वो तभी तक होती है जब एड और एडवाइस होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, उस पर उनको काम करना होता है। जैसे ही गवर्नर काम करता है स्टेट में, वैसे ही प्रेसिडेंट का भी काम होता है। तो कोई बहुत ज्यादा मतभेद नहीं होगा सरकारों में और प्रेसिडेंट में इस मामले में, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से जो है 7 जजेस की बेंच है, संवैधानिक पीठ है, तो उन्होंने बड़ी बेंच है। इस बेंच को अगर चैलेंज करना है तो अब 9 जजेस की बेंच में जाएंगे, जो कि बहुत रेयर है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी स्टेट जो है वो पहले अपना वोट बैंक देखेगी। इसीलिए इसको चैलेंज करने के का जो रीजन है वो बहुत कम दिख रहा है। तो हमें यही मानना चाहिए कि यही आज का लॉ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि सब कैटेगराइजेशन अलाउ कर सकते हैं, स्टेट्स को पूरी पावर है। ये आर्टिकल 14, 16 और 17 का कोई हनन नहीं है जैसा कहा गया था। तो इसमें इट इज मोर लाइक अ पॉलिटिकल मूव रादर देन अ लीगल मूव। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम।